दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट दिसंबर 2024, यूपी टेट, एसएससी जीडी, सक्षमता परीक्षा इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द में है। कहने का मतलब है विद्यालय शब्द में संधि पूछ रहा है। स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय का अगर संधि विच्छेद हम करें हूँ तो विद्या धन आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। बड़ा आ प्लस बड़ा मिलकर क्या बनाया है? बड़ा आ बन गया है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? क्योंकि दोनों स्वर हैं, अतः विसर्ग और व्यंजन हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, स्वर संधि। अब जानेंगे स्वर संधि के अंतर्गत कौन संधि होगी। ये आपका जवाब तो यहाँ तो सही हो जाएगा आपका, बट क्वेश्चन में स्वर संधि ना दे करके कोई अन्य संधि अगर दे दिया है तब क्या करेंगे? तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, देखिएगा जरा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। यण संधि। और पांचवा है अयाधि संधि। अयाधि संधि। तो सब संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो इसमें क्या हुआ था, विद्यालय में दीर्घ आ और प्लस दीर्घ आ बन के दीर्घ बना था ना, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि जो है विद्यालय में संधि हो जाएगा। अगर गुण की बात करें तो गुण की एक ट्रिक याद रखिएगा, जहाँ पे आपको एक मात्रा दिखाई पड़ जाए, या तो ए या तो ओ। अगर एक मात्रा का बोध है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। अगर वृद्धि संधि हो जाए तो 2 मात्रा है, आए और औ, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। अगर आधा अक्षर कटा मिल जाए तो यण संधि हो जाएगा। और अयाधि में आए आए औ मिल जाए तो वहाँ पे अयाधि संधि हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, विद्यालय में संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर कह दिया जाए संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर कहा जाए स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 1 वचन, दूसरा है 2 वचन,
तीसरा है तीन वचन और चौथा है अनगिनत। देखिएगा हिंदी में अगर वचन की बात करेगा तो हिंदी में वचन होते हैं दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा दो वचन सही हो जाएगा। और जब हम बात संस्कृत की करेंगे, अगर बात संस्कृत की पूछ लिया है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तब तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये थोड़ा सा अंतर था, ध्यान दीजिएगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा का बहुवचन होगा। पहला है आगरे, दूसरा है आगरों, तीसरा है आगरे, चौथा बहुवचन नहीं होता है। देखिएगा जितने भी शहर के नाम होते हैं, दिल्ली हुआ, पटना हुआ, लखनऊ हुआ, आगरा हुआ, ठीक है, इन शहरों के नाम का बहुवचन नहीं होता, याद रखिएगा। शहरों के नाम का बहुवचन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। शहर का बहुवचन नाम का नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। आगरा का बहुवचन नहीं होगा। जितने भी शहर के नाम आ जाए उनका बहुवचन नहीं होता है। कोई भी दे दे, दिल्ली हुआ, आगरा हुआ, मुंबई हुआ, पटना हुआ, इत्यादि नामों में कोई भी बहुवचन नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिए अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपना सा एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवित्व होगा, कवि होगा, कवित्री होगा, कवियत्री होगा। देखिए काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवियत्री। वा में कोई मात्रा नहीं होता, या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी की मात्रा, इसको याद रखिएगा, कवियत्री। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी शब्द को संशोधन के रूप में भी डाल देता है कि कवित्री का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम, वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल, देख के जाइएगा, देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सारे सवाल पूछे गए हैं और फिर आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। पहला है संस्कृत, दूसरा है तत्सम, तीसरा है तद्भव और चौथा है देशज। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अगर प्रयुक्त होते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम। जैसे अग्नि हुआ, अग्नि एक तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। दुग्ध हुआ, ठीक है, जल हुआ, वायु हुआ, ये आदि शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से आए हैं हिंदी भाषा में, जिन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द इनका जो है हिंदी वर्जन हो जाएगा। जैसे अग्नि का क्या हो जाएगा? आग।
ये तद्भव हो गया। दुग्ध का हो जाएगा दूध, जल का पानी हो जाएगा, वायु का हवा हो जाएगा। जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे गुरुजी, तो वहाँ पे तद्भव शब्द हो जाएंगे। और देशज हम जानते हैं, लोटा हुआ, खटिया हुआ, किवाड़ा हुआ, ये सब देशज शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, द्वंद्व समास कहेंगे कि द्विगु समास कहेंगे कि प्रधान समास कहेंगे कि तत्पुरुष समास कहेंगे। देखिए, जब दोनों शब्द प्रधान हो तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता पिता। जैसे आय बे, आय बे। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। या आप जान लीजिए, जहाँ पे आओ वार लग जाए या लग जाए, जैसे माता और पिता हो जाएगा, आ या बे हो जाएगा। एक और पहचानने की ट्रिक, यहाँ पे डैश लगा हुआ मिल जाएगा, डैश। इस डैश से पहचान सकते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, आप लोग जानते हैं। चौराहा हुआ, पंचवटी हुआ, जहाँ पे संख्याओं का विरोध हो जाए। प्रधान समास कोई होते नहीं है। और तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का जो है प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। कारक चिन्ह का जब प्रयोग होता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन आरक्त हो जाएगा कि विरक्त हो जाएगा कि निरक्त हो जाएगा कि आसक्त हो जाएगा। देखिए, अनुरक्त का विलोम पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल था कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कुरूप में नहीं है, कि कुशल में नहीं है, कि कुकर्म में नहीं है, कि कुचाल में नहीं है। देखिए, जब उपसर्ग की बात करेगा, मतलब उपसर्ग का मतलब होता है शब्दांश से पहले लगेगा और प्रत्यय शब्दांश के अंत में लगता है। तोड़ के देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, कु प्लस रूप। इसमें कु प्लस सर। इसमें क्या हो जाएगा, कु धन कर्म। इसमें क्या हो जाएगा, कु धन चाल। देखिए, अगर उपसर्ग हटा दिया जाए तो शब्दों का कुछ चेंज नहीं। चाल एक शब्द का शब्द होता है, कर्म भी शब्द है, रूप भी शब्द, मगर सर कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे कुशल में कोई कुशल नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। कलर चेंज कर देते हैं, रेड रेड समझ में नहीं हो तो कुशल में कुधन सल हो जाएगा। सल कोई सब प्रकार का शब्द नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है
दूसरा सही जवाब हो जाएगा। कूधन चाल हो जाएगा, कूधन कर्म हो जाएगा, कूधन रूप हो जाएगा। अगले सवाल में हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पहला है कठिन, पुजाविन। दूसरा कठिन है, तीसरा चिन्ह है, और चौथा मीन है। देखिएगा, पुजाविन लास्ट में इन आ रहा है, कठिन, चिन्ह, मीन। देखिए अंत में देखिएगा, प्रत्यय मतलब होता अंत में, यहाँ पे ना आ रहा है, कठिन नहीं होगा, चिन्ह में भी नहीं होगा, मीन में भी नहीं होगा। यहाँ पे पुजाविन जो शब्द है उसमें जो आपको देखने को इन प्रत्यय शब्द मिल सकता है, बाकी किसी में नहीं मिल सकता। इसे ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी हमने बात किया था कि जहाँ जिस समास में संख्यावाची पद मिल जाए, विशेष समूह का बोध कराए, वहां पे हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। जैसे पंचवटी, चौराहा आदि शब्दों में जो है संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्यय भाव में प्रथम पद अव्यय होता है, इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलता है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, इनमें आपको उपसर्ग देखने को मिलता है। कर्मधारय में प्रथम पद जो है प्रधान होता है, इसमें विशेषता आपको देखने को मिलेगी, जैसे राजपुरुष हुआ। समझ में आया? दशानन हुआ, 10 मुखों वाला। किसी की विशेषता का बताई जा रही तो कर्मधारय हो जाएगा। संख्यावाची से द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास है। आपको उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे द्वंद्व समास बताना है। लंबोदर है कि अंधकूप है कि नवनावी है कि श्रवणागत है। देखिए श्रवणागत का मतलब श्रवण को आगत, श्रवण को आगत, क्योंकि यहाँ पे कारक का लोप, कारक चिन्ह आ गया, यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नवनावी में दोनों शब्द प्रधान हैं, यहाँ पे हो जाएगा नव और नावी। अब जब दोनों पद प्रधान होते हैं और आ जाए तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। और लंबा है उदर अर्थात लंबोदर, यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय भी हो सकता है यहाँ पे लंबोदर में कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। बहुब्रीहि समास का मतलब तो जहां पर कोई अन्य पद प्रधान हो वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन वाक्यांश का एक शब्द है, जब देखिएगा। नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है? शहरी कि नागर कि नगर वधु कि नौकर? देखिए, शहरी तो वो हो जाएगा जो शहर में रहता है। नगर में रहने वालों को कहेंगे नागर। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। नगर वधु कोई शब्द नहीं होता, नौकर कहते हैं काम करने वालों को। समझ में आ गया? इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं जातिवाचक संज्ञा? सरसों नहीं है कि लोहा नहीं है कि लकड़ी नहीं है कि पुस्तक नहीं है? बताइएगा कौन सा शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। देखिए, पुस्तक एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा, ये पहला जाति है। लकड़ी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और लोहा भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। शैशव जो है एक प्रकार की अवस्था होती, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है, शैशव एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ना होके ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः का मतलब होता है अपने आप। अपने आप से। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जहाँ पे स्वतः आ जाएगा, अपने आप को आ जाए, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन होगा कि बाजार होगा कि जाना होगा कि घूमना होगा? बताइएगा। मोहन बाजार जा रहा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए, मोहन बाजार जा रहा है, तो अगर उद्देश्य है तो उद्देश्य का मतलब होता है नाम, और जिसका भी नाम आ जाए उद्देश्य के अंतर्गत गिना जाएगा। यहाँ पे मोहन एक प्रकार का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए मोहन नाम उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला मुहावरा है कि हाथ ना आना। इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पहला ऑप्शन है पकड़ में ना आना, दूसरा है बहुत बड़ा होना, तीसरा है हाथों का व्यायाम करना और चौथा है हाथ फैलाना। तो दोस्तों, हाथ ना आना इसका मतलब होता है पकड़ में ना आना। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं बट आपके हाथों में नहीं आ रहा है, उसे कहते हैं हाथ में ना आना, मतलब पकड़ में ना आना। अगला सवाल इस सेशन का अंतिम सवाल होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। ऐसे चुनिंदा सवालों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी मेहनत को
खराब मत जाने दोस्तों, और लगे रहिएगा। अपने माता पिता का सपना जरूर पूरा कीजिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन तो मिल ही जाती है, ये वादा रहा हमारा। अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। इस अंतिम सवाल के साथ मैं इस क्लास की विदाई दूंगा, फिर अगली क्लास में मिलूंगा। अगला सवाल है, शिव फिर जाना का अभिप्राय है। पहला चक्कर आ जाना, दूसरा अहंकारी हो जाना, तीसरा है सरदर्द हो जाना, और चौथा है पीछे मुड़कर देखने लगना। तो दोस्तों, शिव फिर जाना इसका मतलब हो जाता है कि अहंकारी हो जाना। शिव फिरने का मतलब होता है कोई व्यक्ति के पास कितना धन दौलत हो जाए और आपसे बात करना छोड़ दे, आपसे मेल मिलाप छोड़ दे, तो कहता है इसका शिव फिर गया है, मतलब उसके अंदर अहम की भावना आ गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए तैयारी को मजबूत करते रहिएगा, पढ़ाई को जारी रखिएगा, और इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।